दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज भाजपा को मजबूरन नीतीश कुमार पर लगाया गया पहरा ढीला करना पड़ा। वजह संवैधानिक थी। पिछले मुख्यमंत्री को अगले मुख्यमंत्री के लिए गद्दी खाली करने के लिए इस्तीफा देने की जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ती है। उसके लिए राजभवन जाना पड़ता है। इसलिए आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास से निकलने की गुंजाइश मिली। वे राजभवन गए और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया। अब सरकार बनने में 2 दिन बचे हैं। क्या अगले 2 दिनों में कोई खेल हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन जाएगा अगली बार राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा लेकर? पहले एनडीए के अलग-अलग घटक दल अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें जो नेता चुना जाएगा, उसे ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार जनता दल यू के विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या उन्हें एनडीए के विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा? उनका नेता चुना जाना और फिर अगली 5 साल की मुख्यमंत्री पद की पारी शुरू करने की एक ही शर्त है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने का इरादा फिलहाल त्याग दे। ऊपर से तो एनडीए के नेता यही कह रहे हैं कि नीतीश जी 20 नवंबर को शपथ लेंगे, लेकिन यह बात अभी तक भाजपा आलाकमान के किसी जिम्मेदार नेता ने नहीं कही है। मैं समझता हूं कि 3 जिम्मेदार नेताओं में से किसी एक के मुंह से यह बात निकलनी चाहिए। पहले हैं नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं अमित शाह और तीसरे हैं जगत प्रकाश नड्डा। बाकी कौन क्या कहता है और जो कहता है वही होगा, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। बाकी किसी नेता का कहना ना कहना फिजूल है। यह भी हो सकता है कि नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की बात वह किसी रणनीति के तहत बोल रहा हो। बहरहाल, मेरा आकलन है कि चुनाव नतीजे आने और नीतीश के राजभवन जाने के बीच मुख्यमंत्री आवास पर जो पहरेदारी रही, जिस तरह जैमर लगे रहे, जिस तरह कड़ी निगरानी चलती रही, जिस तरह वहां आवागमन बेहद सीमित रहा, उसकी रोशनी में स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री आवास में लगातार नीतीश का पक्ष और भाजपा का पक्ष लगातार एक दूसरे से एक नेगोशिएशन, एक समझौता वार्ता, एक गिव एंड टेक, एक लेन-देन की रूपरेखा बनाता रहा। पूरी संभावना है कि दोनों पक्ष एक आपसी समझदारी पर पहुंच चुके हों। दरअसल समय तेजी से गुजरता चला जा रहा था। सरकार बनाने की संवैधानिक घड़ी नजदीक आ रही थी। भाजपा को पहले से ही इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार को झुकाना और उन्हें पिघलाना बड़ी टेढ़ी खीर होगी। वे यूं ही पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं बने रहे हैं। यह सही है कि इस बार भाजपा केवल एनडीए की ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन नीतीश उससे उससे बस जरा सा ही पीछे है। दूसरी तरफ नीतीश के लिए पलटी मारने और मारने के बाद सरकार चला लेने की संभावनाएं भी बहुत कमजोर हैं। तीसरे, भाजपा को लग रहा है कि अभी उसे पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना है। वह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव होगा। मोदी जी अपने भाषण में कह चुके हैं कि बिहार और दिल्ली जीतने के बाद अब उनका लक्ष्य बंगाल जीतना है। ऐसे में भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे एनडीए की एकता कमजोर हो, अफवाहें फैलें और बदमजगी पैदा हो। नीतीश के छिटक जाने का मतलब यह भी होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का भी छिटक जाना, जीतन राम मांझी का भी छिटक जाना। हालांकि भाजपा की मुख्यमंत्री पद के लिए बलबलाती हुई महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वह बंगाल का चुनाव हो जाने तक इंतजार भी कर सकती है। और अगर उसने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर उसे नीतीश को हटाकर मुख्यमंत्री पद हड़पने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए हो सकता है कि उसने नीतीश को अगले साल भर के लिए मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बना ली हो। दोस्तों, मुझे यकीन है कि भाजपा ने नीतीश से इस रणनीति के लिए हामी नहीं भरवा पाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकल सकता कि भाजपा ने इस रणनीति को ही छोड़ दिया है। वैसे 20 तारीख में अभी 2 दिन बाकी है। इन 2 दिनों में कोई भी गुल खेल सकता है। इसलिए न मोदी कुछ कह रहे हैं, न शाह कुछ कह रहे हैं और न ही नड्डा जी कुछ बोल रहे हैं। मीडिया ने एनडीए के इस भीतरी कार व्यापार पर एकदम चुप्पी साध रखी है। वह मानकर चल रहा है कि नीतीश के मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से मीडिया ने चुनाव आयोग द्वारा की गई अनियमितताओं पर भी चुप्पी साध रखी है। भाजपा यही चाहती है कि मीडिया नीतीश के मुख्यमंत्री बनने में जो समस्याएं हैं, उनको डिकोड न करे। भाजपा यह भी चाहती है कि मीडिया चुनाव आयोग ने
चुनाव के दौरान जो अनियमितताएं की हैं, उन्होंने अनियमितताओं पर कोई चर्चा आयोजित न करे। इसके पीछे थीसिस यह है कि बस कुछ दिन और दम साध जाओ, फिर की जाने वाली शिकायतें, मचाया जाने वाला शोर अपना तीखापन खो देगा। यह बेईमानी कैसे हुई, इसका पूरा ढांचा क्या था, यह मैं अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव के अनुभव से बताना चाहूंगा। पंकज जी पत्रकार हैं और आजकल तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है वह दरअसल हांडी का एक चावल है। यह बताता है कि बिहार के बाहर से वोटर लाने का बंदोबस्त कैसे किया गया। ये मित्र नोएडा में रहते हैं। उनके घर में काम करने वाली महिला छठ पर भी बिहार गई थी, लेकिन लौट आई। कोई इरादा नहीं था कि वो वोट देने के लिए फिर से बिहार जाएगी, लेकिन अचानक उसने ऐलान कर दिया कि उसे वोट देने के लिए बिहार जाना होगा। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें सपरिवार बिहार ले जाने और वापस लाने की व्यवस्था किसी और ने की थी। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का तंत्र था। यह उनकी बात से स्पष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि बिहार जाकर वोट नहीं दिया तो सरकारी फायदे वाली लिस्ट से उसका नाम कट जाएगा। पंकज जी लिखते हैं कि 5 किलो राशन हो या कुछ और, यहाँ यह बात भी समझनी होगी कि नोएडा में रहने के बावजूद उनकी गृह सहायिका के गांव में उनके नाम का राशन घर के दूसरे लोग लेते हैं। उसने यह भी साफ कर दिया कि वोट बीजेपी को ही देना है, नहीं तो बाकी 1,90,000 रुपए डूब जाएंगे। उन्हें बताया गया था कि 10,000 रुपए की पहली किश्त है, मिलना 2 लाख है, पर इसके लिए एनडीए की सरकार बनना जरूरी है। गृह सहायिका किस जात की है, यह पंकज जी ने कभी पूछा नहीं। वैसे भी खेत मेढ़ के लिए लाठियां जात भाइयों में भी कम नहीं चलती। 2 लाख की लटकती गाजर अगर मुंह में आ रही हो तो लटकाने वाले की जात क्या देखना। यह भी ध्यान रखिए कि महिलाओं को मिलने वाला यह पैसा सिर्फ महिलाओं का नहीं था, यह पूरे परिवार के लिए आता है, पूरे परिवार के लिए आता है। ये उसकी एक आशा है और इस आशा में पुरुष भी शामिल हैं। अगर अमुक सरकार बनने से सीधे 2 लाख रुपए घर आने की उम्मीद हो तो पुरुष भी प्रभावित होगा। यह करोड़ों वोटरों को अपने पाले में बांधने का पुख्ता इंतजाम था। रिश्वत और ब्लैकमेल का यह खुला हुआ खेल चुनाव आयोग की आंखों में चुभता भी कैसे, उन आंखों पर तो मोदी जी का चश्मा चढ़ा हुआ है। मीडिया को हमारे तेजी से विकृत होते आ रहे लोकतंत्र की इन कड़वी सच्चाइयों से कोई वास्ता नहीं रह गया है। वह लालू परिवार की आपसी जूतम प्यार को रस लेकर अपने मंच पर पेश करने में लगा हुआ है। वह पराजय के बाद विपक्ष की किंग कर्तव्य विमूढ़ ताकि हिल्ली उड़ाने में लगा हुआ है। उसे राहुल गांधी की धुलाई करने में और तेजस्वी यादव की धुलाई करने में ज्यादा दिलचस्पी है। बावजूद इसके कि महागठबंधन ने अपने वोट पिछली बार के मुकाबले बढ़ाए हैं, लेकिन उसे सीटें इससे कम वोटों में पिछली बार ज्यादा मिली थी। इस बार वह बुरी तरीके से हार गया। क्या इस हकीकत के आधार पर मीडिया को यह जांच करने की प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में जितने वोट बढ़े एसआईआर के दौरान, उनमें से ज्यादातर भाजपा के खाते में गए? अगर यह मीडिया 10 साल पहले का होता तो उसने चुनाव आयोग की खाल खींच दी होती। सरकार पर इतना सवाल दाग दिए होते कि मोदी जी और ज्ञानेश कुमार की जोड़ी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा करके अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की पूर्ति करने की बजाय वह विपक्ष को कमजोर और हतप्रभ देखकर प्रसन्नता से जश्न मना रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया का लोहा कहां बज रहा है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो को बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।